एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है पटल पर और कार्यवाही के दौरान सदन में 2 ध्यानाकर्षण भी होंगे। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश में विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन भी हंगामा देखा गया सदन के बाहर, लेकिन आज आसार है कि सदन के अंदर हंगामा कर सकता है विपक्ष। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है पटल पर। कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यानाकर्षण होंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी होनी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ विवेक। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। कल सदन के बाहर थे, लेकिन क्या आज सदन के अंदर हंगामा देखा जा सकता है? क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल सही बात है अंजलि। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा था कि सरकार स्थगन लेकर इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना था कि ये लोक महत्व का मुद्दा है, लेकिन इतना नया नहीं है जिस पे स्थगन लगाया जा सके। हालांकि ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात पर सहमति दे दी थी और आज सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नोत्तरी के बाद 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। कल बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा ने बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में किसानों को कम मुआवजा दिए जाने को लेकर सरकार से मांग की थी कि अगर रेल परियोजना को लेकर किसानों से जमीन ली जाती है तो उसका मुआवजा बेहतर दिया जाए। ठीक इसी तरीके से नर्सिंग के मामले में नर्सिंग फर्जीवाड़े और कॉलेजों को अवैध तरीके से मान्यता दिए जाने के मामले में 4 विधायक और अन्य सदस्यों को सहमति दे दी गई है कि वो ध्यानाकर्षण में सरकार से सवाल पूछेंगे। जयवर्धन सिंह है, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं, लखन घनघोरिया है और भी कई कांग्रेस के विधायक हैं जो सरकार से इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब करेंगे। और कल ही कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए मौजूदा मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा था और ये कहा था कि इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर सरकार आखिर विश्वास सारंग को क्यों बचाना चाहती है। और ठीक आज इसी मुद्दे को लेकर ध्यानाकर्षण पे सरकार से सवाल किए जाएंगे, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह चुके हैं कि सरकार इस पूरे मामले में खुलासा सरकार के सामने करेगी कांग्रेस। और ठीक यही वजह है कि आज जब तमाम सारे सवाल पूछे जाएंगे नरसिंह घोटाले को लेकर तो कई अहम कड़ियां भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विपक्ष किन पन्नों को खोलता है नरसिंह फर्जीवाड़े मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। आज छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है और कानून व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन करेगा। आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में होगा पुतला दहन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में करेगी प्रदर्शन। तो आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन होना है। एनएसयूआई इस प्रदर्शन को करने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में भी पुतला दहन करने वाले हैं एनएसयूआई के छात्र। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में करेगी प्रदर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, बलौदाबाजार का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और घटना से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। आज एनएसयूआई का प्रदर्शन है, क्या करने वाले हैं वो लोग? देखिए, पुतला दहन करने वाले अलग अलग जिला मुख्यालय में अंजलि, जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है उसी को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करी है। पिछले दिनों आपने देखा था बलौदाबाजार में इतनी बड़ी घटना घट गई थी। ये प्रमुख मुद्दा कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो आदिवासी युवक की मौत हुई है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे जो चाकूबाजी की घटना है, जो मर्डर की घटना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बैठक हुई है कांग्रेस की इफेक्ट कमेटी की, उस पर चर्चा हुई है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा था कि एनएसयूआई की कोई कार्यक्रम या ऐसा कोई उपलब्धि नहीं था। यही कारण है कि एनएसयूआई को अब मैदान पर उतारा गया, सड़क पर उतारा गया और जो उनके वरिष्ठ नेता है वो सदन पे लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ में भी मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में लगी है अंजलि। और यही कारण है कि सड़क से लेकर सदन तक वो हर एक मुद्दे को उठाना चाह रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है। ऐसे में कैसे आम जनता के मुद्दे को
उठाया जाए, आम जनता को कैसे साधा जाए, इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाकर लड़ रही है। और यही कारण है कि सदन के अंदर बड़े नेता घेराव करेंगे तो वहीं सड़क पर एनएसयूआई को ये जिम्मा सौंपा गया है। कितने बजे लगभग ये प्रदर्शन देखा जाएगा और क्या खास मुद्दों को लेकर घेराव करने वाले हैं एनएसयूआई वाले? देखिए अंजलि, दोपहर 12 बजे करीब ये तमाम जो प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। चूंकि अलग अलग जिलों मुख्यालयों में ये कार्यक्रम होगा तो राजधानी रायपुर के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष है, वो इकट्ठा होंगे बूढ़ा तालाब के पास। इसके अलावा अलग अलग जो प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में वहाँ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो शामिल भी हो सकते हैं, ये जानकारी निकल कर सामने आई। तो कुल मिलाकर अब समझा जा सकता है नगरीय निकाय 4 महीने बचे, उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है और जनता के मुद्दे उठाने लगी है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सोमवार को संसद का सत्र खूब हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भगवान शिव जी की तस्वीर को दिखाते नजर आए, तो वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उनसे माफी मांगने के लिए कह दिया। कैसे राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान ने पूरी राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और कैसे अब यह मुद्दा राजनीति का हॉट टॉपिक बन गया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले संसद सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। पीएम मोदी ने भी उठकर बीच में कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। हिंदुओं को लेकर की गई राहुल की टिप्पणी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी की मांग कर दी। राहुल के बयान का विरोध सिर्फ संसद में ही बीजेपी ने नहीं किया, बल्कि देश भर में राहुल के बयान का तगड़ा विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल का बयान उनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। पूरा देश में उबाल है इस बात का, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं और हर एक कोई हिंदू होने पर गर्व करता है जो हिंदू है। राहुल का विरोध देश के बाकी हिस्सों में भी शुरू हो चुका है। उज्जैन में साधु संतों ने राहुल के बयान का विरोध किया, तो वहीं इंदौर में बीजेपी ने विरोध किया। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर देश की सियासत में उबाल आ गया है। अब देखना होगा कि राहुल के बयान पर देश की सियासत कब तक गर्म रहती है। साथ ही अब निगाहें कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है। कल पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए सदन को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राहुल गांधी के बयान पर उज्जैन के महामंडलेश्वर सुमानंद गिरी महाराज ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। महामंडलेश्वर ने कहा, राहुल गांधी कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह के बयानबाजी करते आए हैं और आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। राहुल गांधी को नेतागिरी करनी है और उन्हें मालूम है कि कैसे प्रसिद्धि हासिल करनी है, इसलिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो मुझे तो ये बताएं कि राहुल जी हिंदू हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो उनके दादी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, इनके जो अंतिम संस्कार हुए हैं इस परिवार के लोगों के, वो हिंदू रीति रिवाज से हुए हैं या किसी और रीति रिवाज से हुए हैं। ये कहना कि हिंदू ही हिंसक है, हिंदू ही हिंसा करा रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही ये कार्य कर रहे हैं, तो उसमें राहुल जी भी आते हैं। किसी ने समय वो अपने आप को हिंदू बताता था, क्या वो हिंसा कराता है?
कैसी मूर्खों जैसी बात करता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो डूब मरना चाहिए। दो कौड़ी का आदमी है, उसकी जीवान इतनी खराब हो गई है कि विपक्ष में बैठकर सारे हिंदू समाज को गाली दे रहा है। हम तीखी भर्त्सना करते हैं उस व्यक्ति की और उसको सलाह देते हैं कि तुरंत वो माफ़ी मांगे, नहीं तो पूरे देश के अंदर उसके खिलाफ पूरी साधु संतों के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा उसका पुतला जलाया जाएगा। अच्छा, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा, जिसके बाद जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया। देखिए अंदर की तस्वीर इस रिपोर्ट में। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को। और क्यों एक्सपेंस क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं ये स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। इतनी गहमा गहमी, इतनी तीखी बहस। लोकसभा चुनावों में विपक्ष मजबूत क्या हुआ, मानो संसद की बहस में भी नया जोश आ गया। जो संसद पिछले 10 सालों से बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रही थी, अब वो संसद का पूरा स्वरूप बदल गया है। लोकसभा को राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष मिल गया है, तो वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की कमान संभाली है। सोमवार को संसद में हुई कार्रवाई में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरने की कोशिश की और किसानों से लेकर युवाओं तक हर मुद्दे को सदन में रखा। नीट से लेकर मणिपुर के मुद्दे ने सदन की सरगर्मी बढ़ा दी, तो वहीं राज्यसभा में आरएसएस के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर इतने आक्रामक थे कि उन्होंने पूरे आरएसएस को मनुवादी कह दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जेपी नड्डा को रास नहीं आया और उन्होंने तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान के बाद राज्यसभा में बहस का पारा तो चढ़ना ही था। फिर क्या था, खड़गे साहब आरोप लगाते गए और जेपी नड्डा उनके आरोपों पर उन्हीं की भाषा में जवाब देते गए। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीर और किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की और राज्यसभा सभापति से भी सवाल पूछ लिया। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को। और क्यों एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं और प्रोफेसर किन जाति के हैं? एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं? एक बार आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें? स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें? मल्लिकार्जुन खड़गे के किसानों वाले सवाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जवाब दिया और खड़गे साहब को नसीहत देते हुए कहा कि आज किसान के बेटों का योगदान हर क्षेत्र में है। मामला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में आया है, उसने संसद की कार्रवाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे अपने सवालों को सदन में रखता है और सत्ता पक्ष इन सवालों का जवाब देने में कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं एमसीबी में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत बंजारी डांड में मनरेगा के तहत बन रही पुलिया निर्माण में गड़बड़ी को लेकर जांच टीम गठित की गई है। निर्माण में गड़बड़ी की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने निर्माण कार्य की जाँच के लिए टीम गठित की है और कहा कि यदि निर्माण कार्य में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत बंडारी डांड में जो कार्य हो रहे हैं, आप लोग के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है गुणवत्ताहीन हो रही है, तो जो एजेंसी है जो कार्य कर रहा है, हम अपने यहाँ से टीम गठित करके उस कार्य को जांच कराते हैं। अगर गलत काम पाया गया तो उसमें हम कार्रवाई टीम बनाकर करेंगे।
पंडरिया विकास खंड के ग्राम बदौरा शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत जर्जर है। बारिश में स्कूल में पानी भर जाता है, जिससे बच्चे खड़े होकर पढ़ने को मजबूर हैं। मरम्मत का काम आरईएस विभाग को दिया गया, लेकिन मरम्मत सिर्फ कागजों पर हुई और करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया। क्या है पूरी खबर, समझिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा के बदौरा गांव में शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत ऐसी है कि ना तो यहां बैठने की व्यवस्था है और ना ही सुकून से पढ़ाई। लेकिन ये इन बच्चों की मजबूरी कहें या पढ़ाई और शिक्षा के प्रति लगाव, जो इन बच्चों को इस हालत में भी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। टीना पूरा उखड़ चुका है। टीने की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि टीना पूरा उखड़ चुका है और बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे और साथ ही बरसात में पानी पूरा भर जाता है, जिसके कारण बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। हाल इतना बदहाल है कि 6 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इस स्कूल की मरम्मत नहीं हो पाई। इन बच्चों के परिजन और बच्चों की आपबीती भी एक बार सुन लीजिए। उसी में पढ़ते हैं पर पानी ना टिपकता है, छत है टीना वाला है, तो बरसात में भी उसी में बैठते रहते हैं। पानी भर जाता है अंदर में, फिर भी वहीं बैठे रहते हैं बच्चे लोग। पूरा बरामदा में अंदर में भी पूरा भरा रहता है पानी। हम चाहते हैं कि नया स्कूल बने, बाहर में लेकर मन बरसात में भी बाहर में बैठते, छपरी वाले स्कूल में बैठते। हम तो जब तक यहाँ ससुराल आए तब तक से खराब पड़े हैं, मतलब इसने जाती स्कूल और खाना ठीक से घला नहीं बना थे, चूहा थे, खाना रसोईया बाहर में घलो पका थे। जिले के अधिकांश स्कूल आज भी जर्जर स्थिति में हैं। शासन ने कबीरधाम जिले के स्कूल की मरम्मत के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी और मरम्मत का कार्य आरईएस विभाग को सौंपा गया था। आरईएस विभाग को यह काम समय से पहले करना था, लेकिन आरईएस विभाग ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए राशि का बंदरबाज करके कागजों पर ही मरम्मत करा दी। शासकीय प्राथमिक शाला बदौरा स्कूल के छत पर लगा टीना पूरी तरह तेज हवाओं के चलते उड़ गया है। लकड़ियां भी टूट चुकी हैं और ये जर्जर हालत किसी बड़े हादसे की आहट है। जब हाल ऐसा होगा तो क्या ये बच्चे पढ़ पाएंगे और क्या शिक्षक पढ़ा पाएंगे? इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। शासन के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में जर्जर भवन में बच्चों को अध्यापन नहीं कराना है और वहाँ की जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से, अगर मिडिल स्कूल है तो 2 पाली में, और यदि वहाँ अन्य शासकीय भवन है तो वहाँ पे बच्चों को अध्यापन कराया जाएगा। जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम बदौरा शासकीय प्राथमिक स्कूल में दीवारों पर पूरी दरारें पड़ चुकी हैं। स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्कूल के बाहर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था भी नहीं की गई। बारिश के पानी में बच्चे खड़े होकर पढ़ने को मजबूर हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि विस्तार न्यूज के खबर के बाद शासन प्रशासन मरम्मत के काम पर खानापूर्ति करने वाले एजेंसियों पर क्या कार्रवाई करता है। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।